नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम रात के आसमान की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारा गाइड है डेविड डिकिंसन की किताब द बैकयार्ड एस्ट्रोनॉमर्स फील्ड गाइड। ये किताब उन सभी के लिए है जो ऊपर देख के सोचते हैं भाई आज रात वहाँ क्या दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना उतना ही विशाल है। सोचिए, सिर्फ हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ही कोई 100 अरब तारे होने का अनुमान है। 100 अरब? और पूरे ब्रह्मांड में तो खरबों गैलेक्सीज। तो इतने बड़े कैनवस को समझना कहाँ से शुरू करें? देखिए, यही ये किताब काम आती है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि क्या क्या देखना है, बल्कि ये उस भाषा को समझने में मदद करती है जिसमें आसमान हमसे बात करता है। हो सकता है खगोल विज्ञान के कुछ शब्द शुरू में मुश्किल लगे। हाँ, लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये गाइड उन्हें आसान बनाती है ताकि कोई भी रात के नज़ारों का असली मतलब समझ सके, उनका आनंद ले सके। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये समझना है। तो चलिए पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं। आसमान हमें एक गुंबद जैसा लगता है ना? हाँ, दिखता तो ऐसा ही है। किताब कहती है कि ये बस एक पर्सपेक्टिव है, एक नजरिया। सही। इसे समझने के लिए कुछ बुनियादी दिशाएं जानना जरूरी है, जैसे जेनिथ। जेनिथ मतलब ठीक सिर के ऊपर का पॉइंट, और क्षितिज यानी होराइजन, जहां धरती और आसमान मिलते दिखते हैं। ये तो बेसिक है। ठीक है। और आसमान में दूरी कैसे नापते हैं? किलोमीटर में तो नहीं नापते होंगे? नहीं, किलोमीटर या मील का तो कोई मतलब ही नहीं है इतनी दूरियों पर। हम कोणों का इस्तेमाल करते हैं, डिग्री, आर्क मिनट और आर्क सेकंड। डिग्री तो सुना है, आर्क मिनट, आर्क सेकंड। हाँ, जैसे 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं। ये बहुत छोटे कोण हैं। और किसी चीज की जगह बताने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक है ऊंचाई दिगंश, मतलब एल्टीट्यूड एजीमुथ सिस्टम। ये क्या होता है? ये आपके स्थानीय नजरिए पर आधारित है। कोई चीज क्षितिज से कितनी ऊपर है वो हुई ऊंचाई, और उत्तर से किस दिशा में है वो हुआ दिगंश या एजीमुथ। लेकिन ये तो बदलता रहेगा ना, जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी, तारे चलेंगे। किसी तारे को ढूंढना तो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हर पर बदलता है और जगह बदलने पर भी बदल जाता है। इसीलिए खगोलविद ज्यादातर दूसरा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, विषुवतीय या इक्वेटोरियल सिस्टम। इक्वेटोरियल? हाँ, ये पृथ्वी के घूमने की धुरी पर आधारित है। तो इसमें तारों के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट असेंशन यानी आरए और डिक्लिनेशन यानी डेक, वो लगभग फिक्स रहते हैं। अच्छा, जैसे धरती पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। आरए आसमान में लॉन्गिट्यूड जैसा है और डेक लैटिट्यूड जैसा। इससे तारों को ढूंढना और ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, चाहे आप कहीं भी हों या किसी भी समय देख रहे हों। समझ गई। तो ये तारों का एक तरह से परमानेंट एड्रेस हो गया। किताब में एक और जरूरी चीज का जिक्र था, मेरिडियन। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? मेरिडियन एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण तक सीधे आपके सिर के ऊपर से गुजरती है। सिर के ऊपर से? हाँ, और जब कोई तारा या ग्रह इस रेखा को पार करता है तो वो आसमान में अपनी सबसे ऊंची जगह पर होता है। उस समय क्या होता है कि आप पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे पतली परत से देख रहे होते हैं। ओह, तो नजारा ज्यादा साफ दिखता होगा। बिल्कुल। कम हवा से गुजरना पड़ता है ना रोशनी को, तो किसी भी चीज को देखने का सबसे अच्छा समय अक्सर तभी होता है जब वो मेरिडियन क्रॉस कर रही हो। मतलब कम हवा, ज्यादा साफ तस्वीर। ये तो बढ़िया टिप है। और एक्लिप्टिक, ये शब्द भी बहुत सुना है। एक्लिप्टिक वो रास्ता है जिस पर सूरज, चांद और हमारे सौरमंडल के ग्रह आसमान में चलते हुए दिखते हैं। असल में ये पृथ्वी की जो कक्षा है सूरज के चारों ओर, उसी का प्लेन है जो आसमान पर प्रोजेक्टेड है। अच्छा, और राशियां भी इसी पर होती हैं? हाँ बिल्कुल, ज़ोडिएक साइन इसी रास्ते पर पड़ते हैं। और हाँ, एक और चीज, मिल्की वे। अंधेरी रात में जो धुंधला सा बैंड दिखता है ना, हाँ, वो बहुत खूबसूरत लगता है। वो हमारी अपनी गैलेक्सी का किनारा है जिसे हम अंदर से देख रहे हैं। अच्छा, किताब में ये भी था कि कुछ तारे कभी डूबते ही नहीं, सर्कमपोलर तारे। हाँ, ये निर्भर करता है कि आप पृथ्वी पर कहाँ हैं। अगर आप ध्रुवों के पास हैं तो आपको कुछ तारे ऐसे दिखेंगे जो ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए हमेशा क्षितिज के ऊपर ही रहते हैं। वो कभी डूबते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं है, वो करीब 30.5 डिग्री झुकी हुई है। हाँ, ये तो पढ़ा था। इसी से मौसम बदलते हैं? बिल्कुल, इसी झुकाव से मौसम बदलते हैं और रात का आसमान भी साल भर धीरे धीरे बदलता रहता है। और एक और बदलाव है जो बहुत ही धीमा है, प्रेसेशन। हाँ, पृथ्वी की धुरी एक लट्टू की तरह डगमगाती है, बहुत धीरे धीरे। इसका एक पूरा चक्कर करीब 26,000 साल में पूरा होता है। 26,000 साल? हाँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो ध्रुव तारा है वो भी बदल जाता है। आज पोलारिस है, पर हजारों साल पहले कोई और तारा था और हजारों साल बाद कोई और होगा। कमाल है।
मतलब आसमान का नज़ारा भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। खैर, अब चमक की बात करते हैं। तारों की चमक बताने के लिए मैग्नीट्यूड स्केल यूज होता है। ये स्केल थोड़ा अजीब है ना, मतलब छोटा नंबर मतलब ज्यादा चमक। हाँ, ये शुरू में थोड़ा उल्टा लग सकता है, बिल्कुल। हाँ, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, है ना? तो मैग्नीट्यूड स्केल में क्या होता है कि संख्या जितनी कम होगी उतनी ज्यादा चमक, उतनी ही ज्यादा चमकदार होगी वो चीज। मतलब नेगेटिव नंबर वाले तो सबसे ज्यादा चमकीले हो गए। जैसे सीरियस तारा है जो सबसे चमकीला है, उसका मैग्नीट्यूड -1.4 है। ओ, नेगेटिव में भी होता है? हाँ, और ये स्केल लॉगरिदमिक है। हाँ, जिसका मतलब है कि अगर मैग्नीट्यूड में सिर्फ 1 का अंतर है तो चमक में करीब 2.5 गुना का फर्क आ जाता है। अरे बाप रे! और अगर 5 मैग्नीट्यूड का अंतर हो गया तो सोचिए, पूरे 100 गुना का फर्क। 100 गुना। तो वो जो धुंधले तारे होते हैं +5 या +6 वाले, जो हमें मुश्किल से दिखते हैं, हाँ। उनसे सीरियस हजारों गुना ज्यादा चमकीला हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये स्केल तारों जैसे पॉइंट सोर्स के लिए तो ठीक है, पर गैलेक्सी या नेबुला जैसी फैली हुई चीजों के लिए हाँ, वो तो बिंदु नहीं होती। सही, उनकी चमक एक बड़े एरिया में फैली होती है। जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी M31, उसका कुल मैग्नीट्यूड +3 के आसपास है। सुनने में काफी चमकदार लगता है। हाँ, +3 तो काफी ब्राइट हुआ। लेकिन ये चमक आसमान में चांद से भी कई गुना बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, तो उसकी जो सरफेस ब्राइटनेस है, यानी प्रति इकाई क्षेत्र चमक, वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर थोड़ी भी लाइट पोल्यूशन है या चांदनी है तो शायद हमें उसका सिर्फ बीच का चमकदार हिस्सा ही दिखेगा, बाहरी हिस्से नहीं दिखेंगे। बिल्कुल सही, बाहरी भुजाएं गायब हो जाएंगी। इसीलिए गैलेक्सी और नेबुला जैसी फैली हुई चीजों को देखने के लिए एकदम अंधेरी जगह बहुत जरूरी है। आमतौर पर बिना किसी दूरबीन के हम +6 मैग्नीट्यूड तक देख सकते हैं। एक अच्छी दूरबीन मतलब बाइनोक्यूलर से। हाँ, बाइनोक्यूलर से उससे आप +10 तक पहुंच सकते हैं, और एक ठीक-ठाक टेलीस्कोप से +15 या उससे भी ज्यादा। मतलब लाखों गैलेक्सीज आपकी पहुंच में आ जाती हैं। वाह! लेकिन 2 दुश्मन तो हैं ही हमारे इस शौक के। एक तो चांद की रोशनी, खासकर पूर्णिमा के आसपास। हाँ, पूर्णिमा के आसपास डीप स्काई ऑब्जेक्ट देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, शहरों का प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन। बिल्कुल, लाइट पोल्यूशन तो रात के आसमान का सबसे बड़ा दुश्मन है आजकल। वो पूरे आसमान को ही धुंधला कर देता है। इसीलिए बड़ी ऑब्जर्वेटरीज शहरों से बहुत दूर पहाड़ों पर लगाई जाती हैं। और हाँ, एक और बात, अंधेरे में हमारी आंखें एडजस्ट होने में टाइम लेती हैं। डार्क एडेप्टेशन। हाँ, एकदम से बाहर निकलो तो कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल, इसमें करीब 20-30 मिनट लगते हैं। इसलिए अगर आप बाहर आसमान देख रहे हैं और बीच में नक्शा या फोन देखना पड़े तो लाल रंग की टॉर्च या फिल्टर का इस्तेमाल करें। लाल रंग क्यों? क्योंकि लाल रोशनी हमारी आंखों की अंधेरे में देखने की क्षमता को सबसे कम खराब करती है। ठीक है, ये तो बहुत काम की बात बताई। तो हमने आसमान का नक्शा समझ लिया, चमक समझ ली, पर यहां से बात असली रोमांचक होती है ये जानना कि हम जो देख रहे हैं वो है क्या। ये दूर के टिमटिमाते बिंदु सिर्फ रोशनी नहीं है, इनके पीछे तो पूरी कहानियां हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं से खगोल विज्ञान का जादू शुरू होता है। तारे क्या हैं? वो असल में दूर के सूरज हैं। सूरज? हाँ, और नेब्यूला वो गैस और धूल के विशाल बादल है। कुछ में नए तारे जन्म ले रहे होते हैं, जैसे वो खूबसूरत ओरियन नेब्यूला है ना, M42। हाँ, उसकी तस्वीरें देखी हैं, बहुत सुंदर है। वो एक स्टार नर्सरी है। और गैलेक्सीज, वो तो अरबों खरबों तारों, गैस और धूल के पूरे शहर है। हमारा अपना सौर मंडल भी तो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। पर सबसे बड़ा सवाल, हमें ये सब पता कैसे चला? खासकर ये दूरियां, मतलब हम तारों तक कोई इंची टेप लेकर तो गए नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसके लिए खगोलविदों ने बड़ी चालाकी से तरीके निकाले हैं। उन्होंने एक पूरी कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर बनाई है, मतलब ब्रह्मांडीय दूरी नापने की सीढ़ी। हर पायदान हमें और दूर देखने में मदद करता है। सीढ़ी? दिलचस्प है। पहला पायदान क्या है? सबसे नजदीकी तारों के लिए हम स्टेलर पैरालैक्स का इस्तेमाल करते हैं। पैरालैक्स, ये क्या होता है? ये मूल रूप से त्रिकोणमिति है। आप अपनी उंगली को सामने रखें और पहले एक आंख से देखें, फिर दूसरी आंख से। उंगली पीछे की चीजों के मुकाबले हिलती हुई दिखेगी ना? हाँ, दिखती है। बस यही पैरालैक्स है। हम पृथ्वी की कक्षा के 2 विपरीत बिंदुओं से, मतलब 6 महीने के अंतराल पर किसी नजदीकी तारे की पोजीशन को देखते हैं। दूर के तारों के बैकग्राउंड के मुकाबले उसमें हल्का सा शिफ्ट दिखता है। उस कोण को मापकर हम दूरी निकाल लेते हैं। इसी से पार्सेक यूनिट आती है।
एक पारसेक करीब 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अच्छा, ये तो नजदीकी तारों के लिए हो गया। और दूर जाना हो तो? थोड़ा और दूर जाने के लिए हम कुछ खास तरह के तारों का इस्तेमाल करते हैं, सेफीड वेरिएबल तारे। सेफीड वेरिएबल? हाँ, इनकी खासियत यह है कि इनकी चमक एक बहुत ही नियमित तरीके से घटती बढ़ती है। और एक कमाल की खोज हेनरिटा लेविट नाम की खगोलविद ने की थी। क्या खोज थी? उन्होंने पाया कि तारा जितनी तेजी से चमक बदलता है, मतलब उसका पीरियड, वो उसकी असली चमक यानी लुमिनोसिटी से सीधे जुड़ा होता है। ओह! तो अगर हम किसी दूर की गैलेक्सी में एक सेफीड तारा ढूंढ लें और उसकी चमक बदलने की रफ्तार नाप लें, तो हमें उसकी असली चमक पता चल जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो हमें कितना धुंधला दिख रहा है और उससे दूरी का अंदाजा लगा लेते हैं। इन्हें स्टैंडर्ड कैंडल कहते हैं। स्टैंडर्ड कैंडल मतलब जिनकी रोशनी हमें पता हो। वाह! और बहुत ज्यादा दूर, अरबों प्रकाश वर्ष दूर की गैलेक्सीज के लिए क्या वहां भी स्टैंडर्ड कैंडल काम करती है? हाँ, उसके लिए हमारे पास एक और भी ज्यादा शक्तिशाली स्टैंडर्ड कैंडल है, टाइप IA सुपरनोवा। सुपरनोवा, वो तारों के धमाके? हाँ, पर ये एक खास तरह का धमाका है। ये तब होता है जब एक व्हाइट ड्वार्फ तारा अपने साथी तारे से पदार्थ खींचते खींचते एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है और फिर फट जाता है। इन धमाकों की जो अधिकतम चमक होती है वो लगभग हमेशा एक जैसी होती है और ये इतने ज्यादा चमकदार होते हैं कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी दिख जाते हैं। अरे वाह! तो इन्हें देखकर हम ब्रह्मांड के किनारों तक की दूरियां नाप सकते हैं। और एक और तरीका है रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट मतलब लाल रंग की तरफ खिसकना? बिल्कुल, जैसे दूर जाती हुई एम्बुलेंस की आवाज बदल जाती है ना, वैसे ही दूर जाती हुई गैलेक्सी से आने वाली रोशनी की वेवलेंथ खिंच जाती है लाल रंग की तरफ। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। कि जितना ज्यादा होता है, गैलेक्सी उतनी ही तेजी से दूर जा रही होती है और वो उतनी ही दूर होती है। इसी से हमें पता चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है। जो धरती पर है, लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन। इसका जवाब हमें मिला स्पेक्ट्रोस्कोपी से। स्पेक्ट्रोस्कोपी? हाँ, जब हम तारे की रोशनी को एक प्रिज्म या स्पेक्ट्रोग्राफ से गुजारते हैं तो वो अपने रंगों में बढ़ जाती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, इंद्रधनुष जैसा। हाँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो स्पेक्ट्रम में कुछ बारीक काली रेखाएं होती हैं। हर एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, कैल्शियम, वो अपनी खास वेवलेंथ पर रोशनी को सोख लेता है और वहां एक काली लाइन छोड़ देता है। ये हर एलिमेंट का अपना फिंगरप्रिंट जैसा होता है। फिंगरप्रिंट? बिल्कुल। तो इन रेखाओं को पढ़कर हम बता सकते हैं कि तारे में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। और सबसे हैरत की बात यह निकली कि तारे उन्हीं मूल तत्वों से बने हैं जो हमें पृथ्वी पर मिलते हैं। हम और तारे एक ही चीज से बने हैं। ये तो सच में अद्भुत है। और ये तारे अरबों साल से चमक कैसे रहे हैं? इनमें इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? क्या वो किसी तरह जल रहे हैं? जलना शब्द ठीक नहीं है। जलने में तो केमिकल रिएक्शन होता है। तारों के अंदर उनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन? हाँ, वहां तापमान और दबाव इतना ज्यादा है, लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस, कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बना रहे हैं और इस प्रक्रिया में थोड़ा सा द्रव्यमान, मास, ऊर्जा में बदल जाता है। आइंस्टाइन का वो मशहूर समीकरण है ना, E = mc²। हाँ, E = mc²। बस वही यहां काम कर रहा है। यही ऊर्जा तारे को अरबों साल तक चमकने देती है और बाहर की तरफ एक दबाव बनाती है जो गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करता है, तारे को ढहने से रोकता है। अच्छा, तो ये फ्यूजन इंजन है जो उन्हें चला रहा है। अब एक और सवाल जो मन में आता है, क्या हमारे सूरज की तरह दूसरे तारों के भी ग्रह हैं, एक्सोप्लैनेट? बिल्कुल, और ये आजकल खगोल विज्ञान का सबसे हॉट टॉपिक है। 1990 के दशक तक हमें पक्का नहीं पता था, लेकिन 1995 में 51 पेगासी नाम के तारे के पास पहला एक्सोप्लैनेट खोजा गया जो हमारे सूरज जैसे तारे का चक्कर लगा रहा था। पहला एक्सोप्लैनेट? हाँ, मेन सीक्वेंस तारे के चारों ओर। तब से लेकर आज तक हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं, अलग अलग साइज के, अलग अलग तरह के। लेकिन उन्हें खोजना तो बहुत मुश्किल होगा। तारे इतने चमकीले होते हैं, उनके सामने छोटे से ग्रह को कैसे देखेंगे? हाँ, सीधे देख पाना तो बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन अभी की टेक्नोलॉजी से, सिवाय कुछ खास मामलों के। इसलिए ज्यादातर तरीके इनडायरेक्ट हैं। सबसे कामयाब तरीका है ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट? हाँ, जब कोई ग्रह हमारे और अपने तारे के बीच से गुजरता है तो वो तारे की थोड़ी सी रोशनी को ब्लॉक कर देता है। तारे की चमक में एक बहुत हल्की सी नियमित गिरावट आती है। कितनी हल्की? बहुत हल्की, कई बार 0.1% से भी कम। लेकिन केपलर और TS जैसे स्पेस टेलीस्कोप इसी गिरावट को पकड़ते हैं। अगर ये गिरावट नियमित रूप से होती है तो मतलब वहां कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है। वाह! और दूसरा तरीका आपने रेडियल वेलोसिटी कहा था। हाँ, रेडियल वेलोसिटी मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे तारा ग्रह को खींचता है, वैसे ही ग्रह भी तारे को थोड़ा सा खींचता है। इससे तारा अपनी जगह पर हल्का सा डगमगाता है,
वॉबल करता है। तारा भी हिलता है? हाँ, बहुत हल्का सा। हम उस डगमगाहट को तारे के स्पेक्ट्रम में डॉपलर शिफ्ट देखकर माप सकते हैं। इससे हमें ग्रह के मास का अंदाजा लगता है। ये तो कमाल की जासूसी है। तो अगर हमें अपना ब्रह्मांडीय पता बताना हो, जैसा किताब मजाक में कहती है, एक ट्वीट में, तो वो क्या होगा? हाँ, वो मजेदार था। कुछ ऐसा होगा: ग्रह पृथ्वी, सौर मंडल, मिल्की वे गैलेक्सी की ओरियन स्पर नाम की भुजा में होलोसीन युग, बिग बैंग के लगभग 13.8 अरब साल बाद। वाह, ये सुनकर तो अपनी जगह का एहसास होता है ब्रह्मांड में। हम कितने छोटे हैं पर समझ कितनी दूर तक सकते हैं। किताब तारों की पूरी जिंदगी की कहानी भी बताती है, मतलब उनके जन्म से लेकर अंत तक। जन्म कहाँ होता है इनका? इनका जन्म होता है विशाल ठंडे गैस और धूल के बादलों में, जिन्हें नेबुला कहते हैं। हाँ। जैसे मैंने ओरियन नेबुला का जिक्र किया था। हाँ। गुरुत्वाकर्षण के कारण इन बादलों के हिस्से सिकुड़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो सिकुड़ते हैं, उनका केंद्र गर्म और घना होता जाता है। जब कोर काफी गर्म हो जाता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और एक नया तारा रोशन हो जाता है। हमारा सूरज अभी अपनी जवानी में है, जिसे खगोलवेग मेन सीक्वेंस कहते हैं। हाँ। इस अवस्था में तारे अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बिताते हैं। और जब उम्र ढलती है, जब हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होने लगता है, सूरज का क्या होगा? जब सूरज जैसे औसत तारे का हाइड्रोजन ईंधन कोर में खत्म होने लगता है, तो वो फूलना शुरू कर देता है। हाँ। उसका बाहरी हिस्सा फैलता है और ठंडा होता है, और वो एक रेड जायंट बन जाता है। रेड जायंट, जैसे एल्डेबारन तारा। हाँ, एल्डेबारन एक अच्छा उदाहरण है। फिर कुछ समय बाद ये रेड जायंट अपनी बाहरी परतों को धीरे धीरे अंतरिक्ष में छोड़ देता है। ये परतें फैल के एक खूबसूरत रंगीन ढांचा बनाती हैं, जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। प्लैनेटरी नेबुला, जैसे वो रिंग नेबुला M57? बिल्कुल। रिंग नेबुला या डम्बेल नेबुला M27 इसके शानदार उदाहरण है। ये ग्रहों से जुड़े नहीं होते, बस दिखने में पुराने टेलीस्कोप से वैसे लगते थे। और पीछे क्या बचता है? सिर्फ तारे का बहुत गर्म घना कोर, एक व्हाइट ड्वार्फ। ये पृथ्वी जितना बड़ा हो सकता है, पर इसका मास सूरज जितना। ये धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। सीरियस तारे का जो साथी है, सीरियस बी, वो सबसे नजदीकी व्हाइट ड्वार्फ्स में से एक है। ये तो हुआ सूरज जैसे तारों का अंत। लेकिन कुछ तारे तो बहुत बड़े होते हैं, उनका अंत इतना शांत नहीं होता होगा। सुपरनोवा। बिल्कुल। अगर कोई तारा सूरज से काफी ज्यादा भारी है, मान लीजिए 8-10 गुना से ज्यादा, तो उसका अंत बहुत नाटकीय होता है। जब उसका ईंधन खत्म होता है, तो कोर अचानक अपने ही वजन से ढह जाता है। ये ढहना इतनी तेजी से होता है कि एक शॉकवेव बनती है, जो बाहर की तरफ जाती है और तारे की बाहरी परतों को जबरदस्त धमाके के साथ उड़ा देती है। ये है सुपरनोवा। सुपरनोवा? ये कितने चमकदार होते हैं? बहुत ज्यादा। एक सुपरनोवा कुछ हफ्तों के लिए अपनी पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकता है। क्रैब नेबुला M1 जो है ना, वो एक सुपरनोवा का ही अवशेष है, जो धमाका चीन के खगोलविदों ने 1054 ईस्वी में देखा था। अच्छा। और उस धमाके के बाद क्या बचता है? क्या वहां भी व्हाइट ड्वार्फ बनता है? नहीं, अगर बचा हुआ कोर बहुत ज्यादा मैसिव है, तो गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो व्हाइट ड्वार्फ पर ही नहीं रुकता, वो और सिकुड़ता है। इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन में समा जाते हैं और बनता है एक न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार? हाँ, ये अविश्वसनीय रूप से घना होता है। सोचिए, पूरे शहर जितना बड़ा नहीं, सिर्फ 15-20 किलोमीटर का गोला, लेकिन उसका मास सूरज से 1.5 या 2 गुना। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन धरती पर एक पहाड़ जितना हो सकता है। अरे बाप रे, सच में कमाल है। और कई न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेजी से घूमते हैं और लाइट हाउस की तरह रेडियो तरंगों के बीम फेंकते हैं। जब ये बीम पृथ्वी की तरफ आता है, तो हमें एक पल्स सुनाई देती है। इन्हें पल्सर कहते हैं। क्रैब नेबुला के केंद्र में एक पल्सर है। और अगर तारा और भी ज्यादा भारी था, तो गुरुत्वाकर्षण न्यूट्रॉन स्टार को भी नहीं बख्शता, वो और सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल? हाँ, एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा मजबूत है कि कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। तो ये तारों का जन्म, जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसका क्या महत्व है हमारे लिए या ब्रह्मांड के लिए? ये बेहद बेहद जरूरी है। देखिए, बिग बैंग में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम ही बने थे। बाकी सारे भारी तत्व, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, सोना, चांदी, ये सब कहां से आए? कहां से? ये तारों के अंदर बने, या तो उनके जीवन काल में फ्यूजन से, या फिर सुपरनोवा धमाकों के दौरान। अच्छा। सुपरनोवा धमाके इन भारी तत्वों को बनाते भी हैं और उन्हें वापस अंतरिक्ष में फैला भी देते हैं। फिर ये तत्व अगली पीढ़ी के तारों, ग्रहों और हम जैसे जीवों का हिस्सा बनते हैं।
तो मतलब हमारे शरीर में जो कार्बन है, हमारे खून में जो लोहा है, वो सब किसी तारे के अंदर बना था। बिल्कुल, सचमुच हम सब तारों की धूल से बने हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये वैज्ञानिक सच है। हमारे फोन का सिलिकॉन, गहनों का सोना, सब किसी मरते हुए तारे की देन है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। हम सीधे तौर पर ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। किताब में और भी कई तरह की चीजों का जिक्र है, जैसे कि तारे अक्सर अकेले नहीं होते। हाँ, सही कहा। हमारे सूरज जैसा अकेला तारा होना उतना आम नहीं है। ज्यादातर तारे बाइनरी यानी दो तारों के सिस्टम में होते हैं, या फिर मल्टीपल सिस्टम में, जहां कई तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। कुछ तो सिर्फ दिखने में साथ लगते हैं, उन्हें ऑप्टिकल डबल कहते हैं, पर ज्यादातर सच में ग्रेविटी से बंधे होते हैं, ट्रू बाइनरी। और कुछ वेरिएबल स्टार्स होते हैं जिनकी चमक बदलती रहती है, जैसे अलगोल तारा। अलगोल? हाँ, वो एक एक्लिप्सिंग बाइनरी है। उसमें दो तारे हैं, और जब एक तारा घूमते हुए दूसरे के सामने आता है तो हमें उसकी कुल चमक कम होती हुई दिखती है। ये नियमित रूप से होता है। अच्छा, और तारों के झुंड भी होते हैं, क्लस्टर्स? उनमें क्या फर्क है? हाँ, दो मुख्य तरह के क्लस्टर होते हैं। एक है ग्लोबुलर क्लस्टर। ग्लोब्यूलर मतलब गोल? हाँ, ये लाखों बहुत पुराने तारों के एकदम कसे हुए गोल झुंड होते हैं, जैसे हरक्यूलिस क्लस्टर M13 या दक्षिणी आसमान का ओमेगा सेंटोरी। ये हमारी गैलेक्सी के बाहरी हिस्से हैलो में पाए जाते हैं। लाखों तारे एक साथ? हाँ, और दूसरे होते हैं ओपन क्लस्टर, जैसे प्लीडीज M45, जिसे हम कृत्तिका या सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, या फिर हाइडीज क्लस्टर। हाँ, प्लीडीज तो बहुत आसानी से दिख जाता है। बिल्कुल, ये कुछ 100 या 1000 नए बने तारों के ज्यादा ढीले ढाले समूह होते हैं। ये गैलेक्सी की डिस्क में हमारी तरह पाए जाते हैं। ये धीरे धीरे बिखर जाते हैं। और नेबुला और गैलेक्सी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ, नेबुला जैसा हमने बात की, या तो वो हो सकते हैं जहां तारे बन रहे हैं, जैसे M42, इन्हें एमिशन नेबुला कहते हैं, या फिर वो मरते हुए तारों के अवशेष हो सकते हैं, जैसे प्लैनेटरी नेबुला M57 या सुपरनोवा के अवशेष M1। और गैलेक्सीज भी अलग अलग आकार की होती हैं। एडविन हबल ने उन्हें वर्गीकृत किया था। कुछ अंडाकार होती हैं, इलिप्टिकल गैलेक्सीज, कुछ स्पाइरल होती हैं, स्पाइरल हमारी मिल्की वे की तरह। स्पाइरल आर्म्स वाली? हाँ, और कुछ स्पाइरल गैलेक्सीज के केंद्र में एक डंडे जैसी संरचना होती है, उन्हें बार्ड स्पाइरल कहते हैं। और कुछ अनियमित आकार की भी होती हैं। और फिर आते क्वेज़ार्स। क्वेज़ार्स ये क्या है? ये असल में बहुत बहुत दूर की युवा गैलेक्सीज के केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल हैं, जो बहुत ज्यादा मात्रा में पदार्थ निगल रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे अविश्वसनीय रूप से चमकीले हो जाते हैं। इतने दूर के हम शुरुआती ब्रह्मांड को देख रहे होते हैं। बिल्कुल, 3C273 पहला खोजा गया क्वेज़ार था। इनकी रोशनी हम तक अरबों साल की यात्रा करके पहुंच रही है, तो इन्हें देखकर हम ब्रह्मांड जब जवान था तब की झलक पा सकते हैं। इतनी सारी अद्भुत चीजें हैं आसमान में देखने को। किताब कुछ प्रैक्टिकल नुस्खे भी देती है देखने के लिए। एक था एवर्टेड विजन। ये क्या तरकीब है? हाँ, ये धुंधली चीजों को देखने की एक बहुत ही कारगर और पुरानी तकनीक है। होता क्या है कि हमारी आंख का जो एकदम सेंट्रल हिस्सा है, फोविया, वो रंग और बारीकियां देखने में माहिर है, लेकिन अंधेरे में देखने के लिए आंख के किनारों वाले सेल्स, जिन्हें रॉड्स कहते हैं, वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अच्छा, तो अगर आप किसी धुंधली गैलेक्सी या नेब्यूला को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीधे उस पर घूरने के बजाय थोड़ा सा हटकर देखें, उसके बगल में अपनी पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करें। मतलब सीधे नहीं, थोड़ा साइड से? हाँ, आपको एकदम से महसूस होगा कि वो चीज ज्यादा साफ या ज्यादा ब्राइट दिख रही है। इसे कहते हैं अवर्टेड विजन। कोशिश करके देखिएगा। ये तो जरूर ट्राई करूंगी। और एक स्टार हॉपिंग का भी जिक्र था। हाँ, स्टार हॉपिंग एक तरीका है जिससे आप बिना कंप्यूटर वाले गो टू टेलीस्कोप के भी धुंधली चीजें ढूंढ सकते हैं। कैसे? आप किसी चमकीले जाने पहचाने तारे से शुरू करते हैं, जिसे आप आसानी से पहचान सकें। फिर आप स्टार चार्ट या ऐप की मदद से देखते हैं कि आपका टारगेट ऑब्जेक्ट उस तारे से किस दिशा में है और रास्ते में कौन से कम चमकीले तारे पड़ेंगे। फिर आप टेलीस्कोप या बाइनोक्यूलर को एक तारे से दूसरे पर कूदते हुए ले जाते हैं, जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच न जाएं। अच्छा, जैसे नक्शे पे रास्ता ढूंढते हैं? बिल्कुल वैसा ही। ये आसमान में रास्ता खोजने का एक मजेदार पारंपरिक तरीका है। और याद रखिए, मेरिडियन के पास ऑब्जेक्ट्स को देखना हमेशा बेहतर होता है। और हाँ, हमेशा चौकस रहें। आसमान देखते समय कुछ अनपेक्षित भी दिख सकता है। कोई नया धूमकेतु, कोई नोवा, ऐसी चीजें शौकिया खगोलविद अक्सर खोजते हैं। तो डेविड डिकिंसन की ये गाइड वाकई सिर्फ एक नक्शा या पहचान सूची नहीं है,
ये तो रात के आसमान के पीछे छिपे विज्ञान, इतिहास और अचरज की पूरी दुनिया का दरवाजा खोलती है। इसमें हमें दिखाया कि कैसे वो टिमटिमाते बिंदु असल में दूर के सूरज है, तारों की जन्मस्थली है, मरते तारों के भूत है, अरबों तारों के शहर हैं और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के शुरुआती पलों की धुंधली झलकियां भी। बिल्कुल। और शायद सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगती है वो ये है कि ये नज़ारा स्टैटिक नहीं है, ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल रहा है। हमने प्रिसेशन की बात की, जिससे हजारों सालों में ध्रुव तारे बदल जाते हैं। इसके अलावा तारों का अपना भी मोशन होता है अंतरिक्ष में, जिसे प्रॉपर मोशन कहते हैं। प्रॉपर मोशन, तारे भी चलते हैं। हाँ, गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर तो घूम ही रहे हैं, पर उनकी अपनी लोकल वेलोसिटी भी होती है। ये बदलाव हमें तुरंत नहीं दिखता क्योंकि वो बहुत दूर हैं, लेकिन हजारों लाखों सालों में नक्षत्रों की जानी पहचानी आकृतियां भी बदल जाती हैं। मतलब जो तारामंडल जैसे सप्तऋषि या ओरायन हमारे पूर्वजों ने देखे थे, वो आज से थोड़े अलग थे और भविष्य में और बदल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे सप्तऋषि की डलिया आज जैसी दिखती है, लाखों साल पहले वैसी नहीं थी और लाखों साल बाद और बिगड़ जाएगी। और हमारा सबसे करीबी तारा अल्फा सेंटोरी? हाँ, अल्फा सेंटोरी भी, जो अभी सेंटोरस नक्षत्र में है, अपनी प्रॉपर मोशन के कारण हजारों सालों में धीरे धीरे आसमान में अपनी जगह बदल लेगा, शायद किसी और नक्षत्र में चला जाए। ये धीमे लेकिन निरंतर बदलाव हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड एक जीवित, गतिशील जगह है, कोई म्यूजियम में रखी स्थिर तस्वीर नहीं। ये सोचना ही कितना रोमांचक है। रात का आसमान हमें सुदूर अतीत से तो जोड़ता ही है, हमारे पूर्वजों की कहानियों से जोड़ता है, साथ ही एक लगातार बदलते गतिशील भविष्य की कहानी भी सुनाता है। ये एक ऐसी खोज है जो कभी खत्म नहीं होती, हमेशा नए सवाल खड़े करती है, हमेशा हमें अपनी जगह का एहसास दिलाती है। शायद यही रात के आसमान का सबसे बड़ा जादू है, अनंत संभावना, हमेशा कुछ नया सीखने और हैरान होने का मौका।